नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं हूँ आपकी अपनी एडवोकेट अमृता रावत, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हूँ और आप देश के किसी भी कोने से मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप सभी के लिए जो है मैं नए नए वीडियो लेकर के आती हूँ और नई नई कानून की जानकारी लेकर के आती हूँ साथियों, ताकि आप लोगों को भी जो है कानून की जानकारी हो सके। आपको छोटी मोटी बातों के लिए कहीं किसी वकील के चक्कर न काटने पड़े। आपको घर बैठे सभी जजमेंट की जो है मैं आपको मुहैया करा सकूं और सभी जो है आपकी जो बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं, जो बेसिक जानकारी होती हैं। जैसे कभी आपके घर नोटिस आ जाता है तो लोग जो है नोटिस को देख के भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कभी कभी हमारे घर के कुछ लोग कोई अपराध कारित कर देते हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं और कैसे करें। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है बेल से संबंधित, यानी कि जमानत से संबंधित। बेल कैसे होती है और क्या जब एक बार हमारी बेल हो जाती है और उसके बाद अगर हमसे कोई दोबारा जो है क्राइम हो जाता है तो क्या पहले वाली बेल कैंसिल हो जाती है, या बेल क्या है, ये सारी चीज़ें बेल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और 2023 में यानी कि बेल के संबंध में अभी लेटेस्ट जजमेंट कौन सा आया है मैं वह भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आइए साथियों शुरू करती हूँ। तो साथियों, आज हम जो बेल के संबंध में 2023 का जो अहम फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया है उसके संबंध में आपसे डिस्कस करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस केस में किस प्रकार से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि कब बेल कैंसिल होगी और कब बेल जो है जारी रहेगी आपकी। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि केस कौन सा है और ये कब हुआ। तो साथियों, मिसिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सन 2023 का ये मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेल के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो है सामने रखे हैं और अपनी गाइडलाइन स्पष्ट करी है बेल के संबंध में। साथियों, इस केस में जो परिवादी थी यानी कि जो महिला थी, उनके द्वारा ये कहा गया महाराष्ट्र की कोर्ट में कि विपक्षी के द्वारा जो है मेरा रेप किया गया और मुझे जो है जबरदस्ती रेप करके मुझे इस धोखे में रखा गया कि अगर आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मैं आपको कंपनी में जो है इस पोस्ट पे रख दूंगा, मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा। इस तरीके से उन्होंने जो है मुझे कई प्रलोभन दिए और इस तरीके से उन्होंने मेरा जो है गलत तरीके से मेरा रेप किया। जब परिवादी ने जो है उस महिला ने जो है एफआईआर दर्ज कराई तो वह जो है आईपीसी के सेक्शन 354 और 506 के तहत जो है एफआईआर दर्ज हुई और महिला के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि विपक्षी जो है बार बार मुझे परेशान कर रहा है, बार बार मुझे तंग कर रहा है, मेरे शारीरिक शोषण करने की कोशिश कर रहा है और इस तरीके से मैं जो है मेंटली और फिजिकली जो है हरेस हो रही हूँ उसके द्वारा, तो आप मेरी सहायता कीजिए। और उसने एफआईआर जो है दर्ज करा दी। जब महिला के द्वारा यानी कि परिवादी के जो केस दर्ज होता है साथियों, तो एक परिवादी होता है और एक वादी होता है या एक अभियुक्त होता है। तो इस मामले में जो महिला थी वह परिवादी थी। तो जब परिवादी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई तो विपक्षी यानी कि अभियुक्त जो था उसके द्वारा जो है रेगुलर कोर्ट में अपनी बेल लगाई गई और बेल में जो है अपने तथ्य रखे गए कि मुझे बेल दे दी जाए क्योंकि ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई मामला बना ही नहीं है और मैं निर्दोष हूं। मैंने इस महिला के साथ, परिवादी के साथ जो है कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि साथियों 354 में जो है बेल आसानी से मिल जाती है, लेकिन जहां 376 की बात होती है वहां बेल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जैसे ही पुलिस वालों के द्वारा कोर्ट में ये कहा गया, ये तथ्य रखा गया कि जो है एक्यूज्ड की जो है बेल कैंसिल कर दी जाए क्योंकि इसके खिलाफ जो है 376 का एलिगेशन लगाया गया है महिला के द्वारा। तो जैसे ही जो है 376 की बात कोर्ट के समक्ष पहुंची, वैसे ही जो है कोर्ट के द्वारा अभियुक्त की यानी कि एक्यूज्ड की वो बेल कैंसिल कर दी गई। अब जब अभियुक्त की यानी कि एक्यूज्ड की बेल कैंसिल कर दी गई तो एक्यूज्ड जो है सीधे पहुंचे हाई कोर्ट में, यानी कि महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में पहुंचे। तो जब एक्यूज्ड महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में पहुंचे तो एक्यूज्ड का यही कहना था साथियों कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा कि वह महिला बता रही है। हम दोनों के बीच जो भी शारीरिक संबंध बने हैं वो हमारी आपसी सहमति से बने हैं, दोनों की कंसर्ट से बने हैं और मैंने उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करी, इसलिए जो है मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे देनी चाहिए। यानी कि एक्यूज्ड जो है वो हाई कोर्ट में गया एंटीसिपेटरी बेल के लिए। और एंटीसिपेटरी बेल जब हम लगाते हैं
तो उसमें हमें जो है अपने तथ्य रखने पड़ते हैं कि हम जो है किस बेस पे यानी कि किस ग्राउंड पे ये बेल ले रहे हैं, और अगर कोर्ट हमारे ग्राउंड से हमारे तथ्यों से जो है सहमत हो जाती है तभी हमें एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। तो यहाँ पे भी इस मामले में भी जो है एक्यूज्ड के द्वारा ये कहा गया कि हमारे महिला के द्वारा जो परिवादी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं मुझ पे, ऐसा कुछ नहीं, मैंने उसके साथ जबरदस्ती कुछ भी नहीं किया है। हम लोगों की आपसी सहमति थी जो हमारे बीच शारीरिक संबंध बने हैं, इसलिए मुझे एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। मैं कोर्ट से यही गुहार करता हूँ। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है उसको बेल दे भी दी, यानी कि एक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल मिल भी गई। साथियों, जैसे ही जो है अभियुक्त को जमानत मिली वैसे ही जो है परिवादी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, और सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा 2 ही तथ्यों पे जो है डिस्कस करी गई। परिवादी के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जो हाई कोर्ट के द्वारा जो अभियुक्त को बेल दी गई है वह गलत है, और अगर दूसरा तथ्य ये बताया उन्होंने कि अगर एफआईआर में कोई नई धारा जुड़ जाती है, कोई नया ऑफेंस जुड़ जाता है, तो उसके लिए जो है उसकी बेल को कैंसिल कर देना चाहिए। तो इन्हीं 2 तथ्यों पे जो है परिवादी ने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया और अपने यही 2 तथ्य रखे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 तथ्यों में ही जो है अपील को सुना और उसकी बेल को जो है सुनते हुए इन 2 तथ्यों की विवेचना करी। तो साथियों, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है सबसे पहले जो है नंबर 1 वाले जो है फैक्ट पे जो है विवेचना से जो है अपना जो है निर्णय सुनाया, यानी कि अपने तथ्य जो है फर्स्ट वाले कथन पे जो है पहले स्पष्ट किए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सबसे पहले तो यह देखना चाहिए बेल के मामले में कि कहीं किसी को जो है उसके सामाजिक क्षति पहुंचाने के उस उद्देश्य से तो नहीं फंसाया जा रहा है, कहीं जो है उस जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वह झूठा केस है, और अगर विपक्षी ने ऐसा कोई काम किया है तो क्यों वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आया, क्यों उसे लोअर कोर्ट से ही जो है रिलीफ नहीं मिली। ये सारी बातें जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नंबर 1 वाले तथ्य पे कही गई, और इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यदि सामाजिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अगर कोई आरोप किसी व्यक्ति पे लगाया जाता है तो उसे बेल मिलनी ही मिलनी चाहिए। यानी कि किसी भी अपराध की नेचर और उसकी ग्रेविटी को देखने के लिए जो है ये सबसे जरूरी है कि वह किस धारा में है। जैसे कि 376 में जब परिवादिनी यानी कि प्रार्थनी के द्वारा जो है वाद दायर किया गया था, तो 376 स्वयं में एक जो है गंभीर अपराध है, और कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को बेल दे दी जाती है तो क्या वो बाहर आकर के उस केस से संबंधित गवाहों को धमकाएगा नहीं, क्या वह दस्तावेजों में छेड़खानी नहीं करेगा। उस व्यक्ति को तब तक जो है जमानत नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि थोड़े बहुत गवाह न हो जाएं, क्योंकि इसका भी जो है डर बना रहता है साथियों कि यदि किसी गंभीर मामले में अगर किसी अपराधी को बेल मिल गई, बेल में छोड़ दिया गया, तो ये नेचुरल सी बात है कि वह जो है गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। वह पैसों से भी प्रभावित कर सकता है, वह अपनी पावर से भी प्रभावित कर सकता है, और दस्तावेजों में जो है कहीं ना कहीं वो छेड़खानी कर सकता है। तो इसलिए जो है नेचर ऑफ ग्रेविटी और इन सब तथ्यों में जो है कोर्ट को जो ये संज्ञान लेना बहुत जरूरी है गंभीर मामलों में, और तभी जो है किसी को जो है बेल देनी चाहिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट यानी कि मुंबई या कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने जो ये बेल दी है वह गलत दी है। उनको जो है पहले मामले के तथ्यों की विवेचना करनी चाहिए, मामले को सही तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि मामला 376 का है, किसी महिला की गरिमा का है, उसकी इज्जत का है, उसकी प्रतिष्ठा का है। तो ये देखना बहुत जरूरी है किसी मामले में कि जब गंभीर आरोप लगाया गया है तो उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वह झूठ है। और जो दूसरा तथ्य जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब उसमें डिस्कस किया गया तो ये साफ कहा गया कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर एफआईआर में बयानों के दौरान या फिर जो है परिवादिनी के दौरान या परिवादी के द्वारा जो है नया सेक्शन जोड़ा जाता है, यानी कि उसके बयानों में कुछ ऐसा आता है कि एफआईआर में नया सेक्शन जोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें जो है उस व्यक्ति की जिसकी की पहले की बेल हो चुकी है, जैसे कि इस मामले में हमने देखा पहले जो है उस महिला के द्वारा 354 धारा लगाई गई थी और उसके बाद
जब उसने ये कहा कि जब मैंने ये बोला था अपनी एफआईआर में कि मेरे साथ इसने जो है फिजिकल रिलेशन जबरदस्ती बनाए हैं, मेरी उसमें कोई सहमति नहीं थी, तो 376 सेक्शन क्यों छोड़ दिया गया। फिर वहां के जो एसएसपी थे उनके द्वारा भी कहा गया, कोर्ट के द्वारा भी कहा गया ये कि ये चीज क्यों छोड़ दी गई कि जब महिला स्वयं ये कह रही है कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया है, इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन जबरन बनाए हैं, तो क्यों 376 इसका सेक्शन जो है छोड़ा गया। और जब 376 उसमें ऐड हुआ तो अभियुक्त का ये कहना रहा कि भाई मेरी तो पहले 354 में जो कि बेल हो चुकी थी और अब मैं दोबारा से जो है अरेस्ट हो रहा हूं, तो मुझे जो है बेल दे दी जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना किया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग कई बार जो है अलग अलग जजमेंट दिए हैं। तो ये साफ हो गया है कि अगर किसी एफआईआर में कोई सेक्शन छूट जाता है और दौरान इन्वेस्टिगेशन उसमें दूसरा जो है सेक्शन जोड़ा जाता है जो कि बेल के लायक नहीं है, नॉन बेलेबल है, तो उसमें जो है उनको बेल नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर उसको पहले बेल मिल चुकी है तो उसकी बेल जो है खारिज हो सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है 2023 का, जिसमें कि ये साफ हो गया है कि अगर आप जो है विक्टिम हैं और अभियुक्त हैं, अगर आपने जो है पहले बेल ले चुके हैं और दूसरा सेक्शन जो कि नॉन बेलेबल है आप पे लगाया जा रहा है, तो उसमें जो है कभी भी आप उसी बेल के उसमें अगेन उसी बेल के सपोर्ट में ना जाएं कि भाई पहले मुझे बेल मिल चुकी है तो मुझे, आपको फ्रेश बेल जो कि नया सेक्शन जोड़ा जाता है आपके लिए, उसके लिए आप फ्रेश बेल, हमेशा फ्रेश बेल का जो है यूज करें, फ्रेश बेल लगाएं कोर्ट में, तभी जो है आपको बेल मिल सकती है। नहीं तो आप ये जो बात है वो कोर्ट में नहीं रख सकते हैं कि भाई पहले तो मुझे बेल मिल गई थी, अब मुझे दोबारा अरेस्ट किया गया है और मुझे जो है इसमें भी जमानत मिल जानी चाहिए। ये कोई बात नहीं बनती है। आपको फ्रेश बेल का ही जो है यूज करना चाहिए अगर आप किसी केस में जो है अभियुक्त हैं। और वहीं अगर आप किसी केस में विक्टिम है, यानी कि आप परिवादी हैं, और अगर आपको किसी की बेल कैंसिल करवानी है तो आप सीआरपीसी के सेक्शन जो है 437 के तहत जो है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जो है उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए जो है एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो से भी मिली होगी। और आप जो पिछली वीडियो में आपने मुझे अपना प्यार और सहयोग दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं देवभूमि से हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग श्री बद्री विशाल का आशीर्वाद लेंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। मिलते हैं नई जानकारी और नई सोच के साथ, तब तक के लिए मुझे अमृता रावत को आज्ञा दीजिए। तब नमस्कार।